साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, किशोरी लाल कल रात से ही बहुत खुश हो रहे थे और बनवारी काका बार बार उन्हें उत्तेजित होने से रोक रहे थे और समझा रहे थे कि मालिक, जब आप छोटे बाबू से मिलने कल जा ही रहे हो तो इतनी बेसब्री किस लिए। किशोरी लाल बनावटी गुस्से के साथ बोल देते कि तुम नहीं समझोगे बनवारी, मेरे दोनों पोते यहाँ मेरे पास आने वाले थे मेरे बेटे और बहू के साथ, लेकिन ऐन वक्त पर बेटे की छुट्टी नामंजूर हो गई, इसीलिए मैं खुद ही उनके पास शहर में जा रहा हूँ उन सब से मिलने। किशोरी लाल ने बनवारी से कहा कि वैसे भी तुम्हारी मालकिन विमला के गुजर जाने के बाद ये घर बड़ा सुनसान लगता है। जब बेटे बहू और दोनों पोते आते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में 10-15 दिन लगा कर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये घर भी इंसान के रहने के लिए बना है, वरना एक तुम और एक मैं दोनों भूत जैसे यहाँ पड़े रहते हैं। ये भी कोई जीना है। बनवारी काका किशोरी लाल जी की बात पर कहने लगे कि ठीक है मालिक, मैं आपके लिए कुछ खाने का बना दूंगा, आप रास्ते में खा लीजिएगा। और लगभग 8 से 10 घंटे का आपका सफ़र है और आप तो वैसे भी बाहर का कुछ खाते नहीं। छोटे बाबू को तिल के लड्डू बहुत पसंद हैं और छोटे मालिक मालकिन से ज़िद करके तिल के लड्डू का पूरा डब्बा बनवाते थे और अपने साथ शहर में लेकर जाते थे। और ये उस समय की बात है जब छोटे बाबू की शादी भी नहीं हुई थी। बनवारी काका किशोरी लाल जी को कहने लगे कि अब मालकिन तो नहीं है, लेकिन मैंने उनसे तिल के लड्डू बनाना सीख लिया था, मैं वैसे ही लड्डू बनाकर आपको साथ में बांध दूंगा। अब अगली सुबह किशोरी लाल जी सुबह सुबह घर से निकले और एक जर्नल टिकट से ही निकल पड़े थे अपने बेटे और उसके परिवार से मिलने। अब चूंकि किशोरी लाल जी की उम्र बुजुर्ग वाली थी, इसलिए उन्हें बैठने के लिए ट्रेन में लोगों ने जगह भी दे दी। ट्रेन में भी वो अगल बगल वालों से बात करते हुए बताने लगे कि कैसे वो परेशान हो जाते थे जब उनका लड़का रात को अचानक उठकर रोने लगता था, और तब तो वो बोलना भी नहीं सीखा था। आधी रात को उठकर उल्टी करने लगता था। तब मैं समझ पाता था कि उसको दूध पचा नहीं है और उसके पेट में दर्द हो रहा है। कंधे पर सुलाते हुए मैं और मेरी पत्नी विमला हम टहलने लगते थे और मेरी पत्नी विमला तो आनन फानन में मिर्ची जलाकर नज़र उतारने लगती थी और थूकने लगती थी कुछ बोलते हुए। मेरी पत्नी विमला को यकीन था कि ऐसा करने से किसी की लगी हुई नज़र उतर जाएगी। पूरी रात हम लोग जागते थे और जब हमारा बेटा सोता था तब कहीं जाकर भी हम लोग कमर सीधी करते थे। बातचीत करते करते किशोरी लाल जी का सफ़र पूरा हो गया। शाम को वो बेटे के घर पहुँचे और अपने पोतों के साथ खेलकर उनकी सारी थकान उतर गई। किशोरी लाल जी ने सुबह का नाश्ता करने के बाद बनवारी को फ़ोन किया और कहा कि कुछ दिन मैं यहीं पर रहूँगा, तुम तब तक घर का ख्याल रखना। किशोरी लाल जी को अपने बेटे के घर रहते रहते लगभग 1 सप्ताह बीत चुका था। दादा और पोतों की अच्छी खासी जमने लगी थी। एक रात को खाना खाकर देर तक टीवी देखने के बाद जब टीवी बंद करके किशोरी लाल जी सोने जा रहे थे, तब एक हल्की सी आवाज़ ने उन्हें रोक लिया और वो आवाज़ थी उनकी बहू की, जो कि अपने पति से कह रही थी कि आप इन्हें जाने के लिए क्यों नहीं बोलते, ये तो एकदम से यहाँ जम गए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इनके लिए दिन में मुझे 3 बार खाना बनाना पड़ता है और ऊपर से इनकी फरमाइश कि बहू ये बना दो, बहू वो बना दो। आपके पिता ने तो हमारा कितना खर्चा बढ़ा दिया है।
किशोरी लाल जी ये सब सुनने के बाद दबे पांव सोने के लिए चले गए, लेकिन पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। वो सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर तैयार हो गए और अपने बेटे को आवाज़ दी कि गुलशन बेटा, एक बार बाहर तो आना। उनका बेटा गुलशन आंखें मलते हुए बाहर निकला तो देखा कि उसी छोटे से बैग के साथ उसके पिता किशोरी लाल जी तैयार खड़े थे। उनका बेटा गुलशन कुछ बोल पाता कि इससे पहले ही किशोरी लाल जी बोल पड़े कि बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। अगली बार छुट्टी लेकर घर आने की कोशिश ज़रूर करना। बहू ने बहुत ध्यान रखा मेरा, बिल्कुल अपनी बिटिया की तरह, मानो उसके ससुर ना होकर उसके पिता हो। बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। अगली बार आने की कोशिश ज़रूर करना। बहू ने मेरा बहुत ध्यान रखा, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह, मानो मैं उसका ससुर ना होकर उसका पिता हूँ। ये बोलते बोलते किशोरी लाल जी अचानक रुक गए। उनका बेटा गुलशन तो नींद से सही तरह से जाग भी नहीं पाया था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, ना ही बेटे गुलशन को कुछ समझ आ रहा था। तभी अचानक से बैग से कुछ निकालने के लिए किशोरी लाल जी नीचे झुके। उन्होंने अपने बैग से एक पोटली निकाली और वो पोटली अपने लड़के गुलशन को दे दी। गुलशन ने पूछा कि इसमें क्या है बाबूजी? तब किशोरी लाल जी कहने लगे कि बेटा, इसमें कुछ पैसे हैं जो मंडी से मिले हैं। दरअसल गेहूं की फसल कट गई। एक अकेले और बुजुर्ग व्यक्ति के लिए इतने पैसों की क्या ज़रूरत? शायद ये पैसे तुम्हारे और बहू के कुछ काम आ जाए। अब पोटली लेकर गुलशन कभी पोटली को देखता तो कभी किशोरी लाल जी को देखता। एहसास तो शायद गुलशन को भी हो चुका था। और दूसरी तरफ किशोरी लाल जी अपनी भीगी पलकों को छुपाते हुए स्टेशन की तरफ चल दिए। साथ संगत जी, माता पिता कितने अच्छे से अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से अपनी संतान के सारे खर्च को पूरा करते हैं और वही संतान अपने माता पिता के बुढ़ापे में उन्हें 3 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकती। उस समय किशोरी लाल जी के दिल पर क्या बीती होगी जब उन्होंने अपनी बहू को कहते हुए सुना कि इनकी वजह से हमारा खर्चा बढ़ गया है। साथ संगत जी, अगर इसी तरह के विचार माता पिता अपनी संतान के बारे में रखें तो शायद ही कोई संतान अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।